ओपी सिंह साहब, आपने अनुप्रिया पटेल की चिट्ठी देखी, आपने आरएलडी को सुना कि हम साथ हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम मुंह पर पट्टी बांध लें। क्या आपको नहीं लगता कि पिछड़ों का विषय, आरक्षण का विषय, दलितों का विषय, दलितों के आरक्षण का विषय, ये मंडल के दौर में जो सियासत होती थी लगभग उस तरह का हो गया, उतना ही जागृत और उतना ही ज्वलंत। अशोक, ओपी सिंह जी। अमिताभ जी, मैंने पहले ही कहा कि सब स्वतंत्र है अपनी अपनी बात कहने के लिए। कोई यहाँ वो तानाशाही तो है नहीं कि नहीं आप कुछ बोल नहीं सकते, हमारे आप सहयोगी दल हो गए तो कल आप कुछ नहीं बोलेंगे। आप बोल सकते हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं, और आपको लगता है कि नहीं कुछ चूक हो रही है या गलत हो रही है तो उस पर भी आप अपनी आवाज उठा सकते हैं। देखना यह है कि जो आवाज उठाई गई उसमें सत्यता कितनी है। या तो हम उसको अनदेखी कर रहे हैं या हम उसको कर नहीं रहे हैं। सवाल ये उठता है कि अब तक जो 10 साल में 10 साल केंद्र की सरकार चली, 7 साल प्रदेश की सरकार चली है, तो क्या हमने इसकी अनदेखी की है या हमने उनको जिसका जो हक है उसको पूरे का पूरा देने का प्रयास किया या दिया। हमारी जितनी योजनाएं प्रदेश देश में चल रही है या जो भी कुछ हो रहा है, क्या उसमें हम पक्षपात नहीं ओपी सिंह जी, ये दो अलग धाराएं हैं। योजनाओं में सबकी भागीदारी ही होगी। कोई माई का लाल ऐसी योजना कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री, कोई सरकार तो नौकरी में भी एक मिनट जिसमें वो कहे इस जात को मिलेगा, इस धर्म को, वो तो सबके लिए आएंगी। ये जो बात रविंद्र कह रहे हैं, ये जो बात अनुप्रिया ने कही, वो योजनाओं की नहीं है कि कितने चापाकल कहाँ लगे, कितने सुलभ शौचालय बने, नहीं। वो कह रहे हैं कि नौकरी में जो रिजर्वेशन है उसमें लोचा है। अब अगर इस चुनाव के परिणाम के बाद भी अगर भाजपा को ये समझने में समय लगे और वो इस सवाल के उत्तर में कितनी योजनाएं कहां लागू हुई वो बताने लगे, तो मुझे लगता है फिर दिशा भटकने वाली बात है। विषय वो है ही नहीं कि किस गांव में कितने प्रधानमंत्री आवास बने। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। जो मूल प्रश्न है उसका हमें उत्तर देना चाहिए। आपका ये कहना कि उन्होंने जो सवाल उठाया कि नौकरी में कहीं न कहीं से उनका हिस्सा माना जा रहा है पिछड़ों और दलितों का, यही ना है जी। मैं ये कहता हूं कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारी प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार किसी पिछड़े, किसी दलित के नौकरी में, आरक्षण में किसी प्रकार का कोई हक नहीं मारा गया है, न कहीं कोई लोचा। हाँ, उन्होंने ध्यान आकर्षित किया तो मैं इस बात से भी इनकार नहीं कर सकता। नहीं, उस पर ध्यान देंगे हम, बिल्कुल उस पर ध्यान देना भी चाहिए हमको, अगर कोई हमारा सहयोगी दल कोई उठा। लेकिन ये कह देना कि नौकरी में हमने पिछड़ों और दलित का हिस्सा मार दिया या उनको वंचित कर दिया, मैं इससे मानने को तैयार नहीं हूं, और न तो ऐसा कभी हुआ। जी अशोक जी, भाजपा कह रही है कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं जिसको लेके आप लोग शोर मचा रहे हैं। वो कह रहे कभी ऐसा नहीं हुआ कि उत्तर प्रदेश में, केंद्र में किसी पिछड़े को, दलित को, आदिवासी के नौकरी के हक को मारा गया हो, उसमें सेंधमारी हुई हो, उसमें कटौती हुई हो। फिर हंगामा क्यों अशोक जी? एक शेर है, दोपहर तक बिक गए बाजार में एक एक झूठ, शाम तक बैठे रहे हम सच्चाई लिए। तो ये झूठा तो बिक रहा है। 10 साल से केंद्र में झूठ बिक रहा है और 8 साल से यहाँ योगी सरकार में झूठ बिक रहा है। झूठ बेच रहे हैं, बढ़िया मार्केटिंग कर रहे हैं झूठ की। आप अभी ओपी सिंह साहब से मैंने सवाल पूछा, 69,000 वाला इन्होंने नहीं बताया, खैर छोड़िए। आज आप अमिताभ जी, आप भी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपको इस बात का अंदाजा होगा या भान होगा कि पूरे हिंदुस्तान में या खास तौर से अगर उत्तर प्रदेश की बात आप करिए तो ये रिजर्वेशन को खत्म नहीं कर सकता, कोई नहीं खत्म कर सकता, लेकिन उसको बाईपास किया जा सकता है। और भारतीय जनता पार्टी बाईपास उसको कर रही है। और बाईपास करने का तरीका क्या है कि आरक्षण को निष्प्रभावी बनाने का तरीका क्या है कि आप जितने भी पीएसयूज हैं जिसमें सरकारी नौकरियों का आरक्षण मिलता है, सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को इन्होंने प्राइवेट सेक्टर में दे दिया। अब उसमें वैकेंसीज कैसे फिलअप कर रहे हैं? थर्ड पार्टी, संविदा भी खत्म हो गया, वो थर्ड पार्टी रिक्रूटमेंट हो रहा है। तो आप वहां पे अगर मान लीजिए, मैंने 350 आईएएस का एग्जाम्पल आपको दिया था, अगर वहां पे जिस तरह से आरक्षण के आधार पर अगर नियुक्तियां होती अमिताभ जी, तो उसमें 27% अगर आरक्षण मिलता है पिछड़ों का, तो 350 में कितने लोग होते पिछड़े के लोग? या अगर दलितों का आरक्षण मिलता तो उसमें इतने जो दलित समाज होते। लेकिन
उसमें 350 लेटरल एंट्रीज की आई है, इसमें पिछड़ों दलितों का हक मारा गया। ये कह रहे हैं कि आरक्षण को हम लोग डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, ये आरक्षण को बाईपास कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा दुख की बात है। और इसको ये लोग कह रहे हैं कि हम दावे पे कह रहे हैं, डंके की चोट पे कह रहे हैं, हम आरक्षण पे कोई दिक्कत नहीं करें। लेकिन इस चीज जो अभी हमारे रविंदर भाई ने कहा वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अब हर समाज जागरूक हो गया है। आप किसी भी चीज को छुपा नहीं सकते। आप एक चीज करेंगे उसका 10 गुना साउंड जो है रिजोनेंस के मात की तरह जो है अनुनाद के स्वर में हर जगह सुनाई देता है। ये चीजें जनता में जा रही हैं और उसका रिफ्लेक्शन भी हमता मिल रहा है। चुनाव में जिस तरह से इन्होंने बातें की, माननीय मोदी जी ने कुछ छोटा थोड़ी ना, उन्होंने क्या क्या बातें कही है उसको दोहराने कोई मतलब नहीं है। उसके बाद भी जनता ने क्या उसका रिफ्लेक्शन जनता का रहा, खासतौर से उत्तर प्रदेश में। और जो चीजें काशी में भी रहा उनका रिफ्लेक्शन जनता का रिफ्लेक्शन रहा। तो ये सारी चीजें अगर ओपी सिंह साहब नहीं समझ पा रहे हैं या उस चीज को ले नहीं रहे हैं या उस चीज पे कंसर्न नहीं करना चाहते हैं तो जनता तो कंसर्न करेगी। आप अगर मुंह ढक लेंगे तो सब चीजें थोड़ी कि वो चीजें झूठ हो जाएंगी। जो सच्चाई है वो आपके आंख ढकने से, आपके मुंह ढकने से सच्चाई नहीं ढकेगी। सच्चाई जनता में जा रही है और एक मैसेज जा रहा है, बहुत चौड़े में मैसेज जा रहा है कि पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ भाजपा की सरकारों में अन्याय हो रहा है, ज्यादतियां हो रही हैं। अशोक जी एक मिनट रुकिए। ठीक रविंद्र पटेल जी, क्या जी सर, भाजपा के सहयोगी दल होने के नाते आपको भी यही फीलिंग है, आपकी पार्टी को भी यही अनुभूति है कि पिछड़ों के, दलितों के, आदिवासियों के आरक्षण को बाईपास किया जा रहा है, उनके आरक्षण में कटौती जैसी स्थितियां बनाई जा रही हैं, जो बात अनुप्रिया ने कही और जो बात अशोक यादव कह रहे हैं यानी समाजवादी पार्टी? देखिए एक चीज मैं किसी को मार करके बात नहीं कहूंगा, लेकिन इस बात को जरूर कहूंगा, अपनी पार्टी की तरफ से भी कहूंगा और अपना भी व्यक्तिगत राय भी रखूंगा। एक बात को समझना होगा कि कहीं ना कहीं जो परसेप्शन बना लोकसभा चुनाव में, जो आप जैसा आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़े आदिवासी दलितों के अधिकारों का अतिक्रमण कर रही है, उस परसेप्शन को बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी कर क्या रही है? पिछले जो 1 महीना 1.5 महीना बीता, बहुत समय होता है चिंतन करने के लिए। 1-1.5 महीना उपचुनाव सर पे आ गया है। तो इस परसेप्शन को बदलने के लिए, जैसे राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी संविधान की शपथ ले रहे हैं, तो क्या ये इंडिकेट करता है कि वो संविधान के पक्ष में है। हम कहते हैं, हम सारे लोग, हमारे सांसद, एनडीए के सांसद संविधान का ही शपथ ले रहे हैं, तो हम ये विश्वास क्यों नहीं दिला पा रहे? ये विश्वास का संकट जो आज आया हुआ है पिछड़े और दलित और आदिवासी समाज में, उस संकट को दूर करने के लिए काम भी एनडीए को ही करना होगा, हमें करना होगा, आदरणीय ओपी सिंह जी को करना होगा, प्रदेश और देश की सरकार को करना होगा। उस विश्वास के संकट को दूर करने के लिए सरकार को आगे आना होगा, पार्टी के प्रवक्ताओं को आगे आना होगा, जनता के बीच में जाकर के उस विश्वास के संकट को दूर करना होगा। मेरा इतना ही कहना जी। विजय कुमार जी, क्या आपको लगता है कि पिछड़ों में, दलितों में, आदिवासियों में के बीच में विश्वास का संकट पैदा हो गया है? जी बिल्कुल बिल्कुल अमिताभ जी। देखिए पिछले कुछ समय से, जब से बीजेपी की सरकार केंद्र में और राज्य में चल रही है, इन्होंने आदिवासी, दलित, पिछड़ों और सभी कास्ट के लोगों का जो है हक अधिकार छीनना चालू किया है और इनके प्रति भावना के प्रति इनके जो है काम चालू किया है। और ये लोग नहीं चाहते कोई दलित, कोई पिछड़ा समाज है वो आगे आए, जबकि भारत का जो संविधान है वो इसीलिए। एक मिनट विजय बाबू, एक मिनट। आपने कहा कि ये नहीं चाहते कोई दलित या पिछड़ा आए। आदिवासी समाज की महिला देश की राष्ट्रपति, पिछड़े समाज का व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री, लगातार तीसरी बार, तब भी बात कैसे कहोगे भैया? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। हाँ सर, एक आदमी को राष्ट्रपति बनाने से और एक आदमी को प्रधानमंत्री बनाने से जो नीचे तबके का गरीब है उसको आप जाके देखिए कि वहां उसके हाल क्या है। वहां बुरे हैं। मत बनाइए हमको राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, हमको तो अधिकार दे दीजिए ना। अधिकार है नहीं, और अगर अधिकार देने की कोई कोशिश करता है, कोई भी मंत्री हो हमारा, कोई भी संतरी हो, उसको तुरंत वापस कर लिया जाता है, उसको विड्रॉल कर लिया जाता है, उसके ऊपर दबाव डाल दिया जाता है कि भाई आप सिर्फ लाइन में रहें, जो हमारी लाइन है उस लाइन से आगे जाके काम ना करें। तो यहाँ दलितों का, पिछड़ों का हाल बुरा है और ये मैं बिल्कुल कहने से नहीं चूकूंगा। इन्होंने जो है देश को बिल्कुल इस तरीके से तोड़ दिया है, जातियों में बांट दिया है ये, और जाति का विलय दूसरे लगाते हैं। इन लोगों ने जातियों में बांट दिया देश को, धर्म में बांट दिया देश को। जी
देश में जाति आज नहीं आई, चंद्रशेखर रावण के जन्म से पहले से जाति है, कई हजार साल से जाति है। तब ना संविधान था, ना लोकतंत्र था, ना चुनाव होता था मेरे भाई। 6000 से ज़्यादा जातियां हैं और 10,000 से ज़्यादा उपजातियां और गोत्र हैं। इसलिए इसमें झाड़ू मार वक्तव्य ठीक नहीं है क्या कि जातियों में बांट दिया। जातियों में तो हिंदुस्तान अब थोड़ा बहुत जाति टूटी है मेरे भाई, जब से उदारीकरण आया, जब से बाजार खुला। आप लोगों को समझ ही नहीं, अभी नहीं आएंगे। अब कम से कम ढाबे पर कोई ये नहीं पूछता है भैया कौन जात हो, न खाने खिलाने वाले का और न खाने वाला। जूता अभी नहीं आएंगे, हाथ नीचे रखिए। जूता मैन्युफैक्चरिंग की का कोर्स बड़े बड़े ब्राह्मण ठाकुर कर रहे हैं, रविंद्र पटेल। जात यहां से टूटी है भाई, और आप कह रहे हो जातियों में बांट दिया। जातियों में जब देश विभाजित स्वतंत्र हुआ था उस वक्त जातियां ही जातियां थी, और किसमें बटा था। इसलिए इतना स्वीपिंग रिमार्क्स नहीं दो। और एक बात मुझे समझ नहीं आई कि भाई एक तरफ आप कह रहे हो कि चंद्रशेखर के जीतने से पिछड़े और दलित और आदिवासी सब में क्रांति हो गई, कह रहे हो ना, और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि नहीं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पिछड़ा और आदिवासी बनने से कुछ नहीं होता। अच्छा, एमपी बनने से पूरे देश में पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का भाग्य सुधर जाता है, प्रधानमंत्री बनने से नहीं। ये बात तर्क की कसौटी पर टिकती नहीं है। इसलिए आगे से हमेशा इस बात को ध्यान रखिए। ओपी सिंह साहब, एक बड़ी बात रविंद्र पटेल ने उठाई है, यानी आपके एलाइज ने उठाई है कि विपक्ष ने जो भ्रम फैलाया या जो भ्रम फैला रहे हैं उसको एक तरफ रखिए। हम यानी एनडीए विपक्ष के इस नैरेटिव का प्रभावी काट क्यों नहीं कर पाया जमीन पर, एटा में, इटावा में, फरुखाबाद में, कन्नौज में, मऊ में, आजमगढ़ में, छपरौली में, मुजफ्फरनगर में, हैं, कैराना में, संभल में। उनने क्या कहा छोड़ दो। अगर उनने कहा कि भाजपा वाले संविधान खत्म कर देंगे तो वो पूछ रहे हैं कि हाँ आप ये क्यों नहीं उतनी ही बुलंद आवाज में कह पाए कि कौन माइका लाल कह रहा है कि हम संविधान खत्म कर देंगे, और आपकी बात पर भरोसा क्यों नहीं हुआ और इनकी बात पर भरोसा क्यों हो गया जनता को। ओपी सिंह जी, ये सवाल वैलिड है और बड़ा है। किसके शासन में अमिताभ जी संविधान सुरक्षित हुआ, देश सुरक्षित हुआ, यह देश की जनता जानती है। आप 2024 के चुनाव में हमको कम सीटें मिली, इससे ये नहीं लगता कि संविधान आज खतरे में है और देश खतरे में। ये गांव का बच्चा बच्चा भी जानता है। दूसरी बात, जो पिछड़ों की बात कर रहे हैं, दलितों की बात कर रहे हैं, आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में 2 पार्टियों का विपक्ष में है समझौता, एक कांग्रेस और एक जो है अखिलेश यादव। जब से समाजवादी पार्टी बनी 4 बार सरकार रही, मुख्यमंत्री कौन सा पिछड़ा दलित बनाया इन्होंने। और जो कांग्रेस खानदान है, इसने देश में 58 साल सरकार इनकी रही, इन्होंने कितने दलित और पिछड़ों को प्रधानमंत्री बनाया, एक ही परिवार के लोग हुए। और दूसरी तरफ ये है कि आप ये देखिए कि राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर उपराष्ट्रपति से लेकर के और प्रदेशों के मुख्यमंत्री और गवर्नर को भी देख लीजिए कि कौन कौन दलित है और कौन पिछड़ा वर्ग का मुख्यमंत्री और गवर्नर है। तो राष्ट्रपति से लेकर के मुख्यमंत्री तक हमने सम्मान इस पक्ष इस पिछड़ों को, दलितों को और इस समाज को दिया। इन्होंने क्या दिया? कल अगर केंद्र में सरकार बनेगी तो अब तक ये बताना पड़ेगा कि कौन प्रधानमंत्री होगा, और उत्तर प्रदेश में अगर सरकार बनेगी तो ये बताना पड़ेगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। तभी तो असली समाजवाद होगा कि इधर या तो राहुल बनेंगे प्रधानमंत्री या तो अखिलेश यादव। तीसरे की संभावना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की समाजवादी पार्टी में तीसरे की संभावना है। क्यों नहीं किसी दलित को मुख्यमंत्री, 4 बार बनी समाजवादी पार्टी, बैठा दी। क्यों नहीं किसी पिछड़े को बैठा दी। पिछड़ा माने अखिलेश यादव और उधर संविधान माने राहुल गांधी। यही तो परिभाषा। ठीक, अशोक भाई